नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा खास। मैं हूं आपके साथ नीलम सैनी और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के एडिटर इन चीफ इरविन खन्ना जी। उनका स्वागत करते हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। दिल्ली की शराब नीति का मामला जो अब तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि मनीष सिसोदिया पहले से ही इस मामले में फंसे हुए हैं। उनकी जमानत याचिकाएं लगातार खारिज हो रही हैं और अब ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी सम्मन कर दिया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार अब इस पूरे मामले के तहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार करवा सकती है। तो आपको क्या लगता है, ये जो दोनों मामले हैं, पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, उनकी जमानत याचिकाओं का खारिज होना, फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सम्मन जारी होना, तो आम आदमी पार्टी का जो सियासी अस्तित्व है, क्या उस पर आपको ये उसके लिए खतरे की घंटी नजर आता है? देखो, एक बात है, पहले तो मुद्दा समझे। मुद्दा यह है कि नई जो शराब नीति इन्होंने आबकारी नीति बनाई वो 21-22 में बनाई और उस समय तर्क ये दिया गया था कि प्रदेश का राजस्व बढ़ेगा बिल्कुल। और उसके बाद वो चीज़ हुई नहीं और इस बात को पॉइंट आउट किया वहाँ के तत्कालीन जो मुख्य सचिव थे, उन्होंने पॉइंट आउट किया, उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी कि 144 करोड़ रुपए का फीस जो है वो उन्होंने कम ली है और इससे और संबंधित विभागों को भी उन्होंने चिट्ठी लिखी। वहाँ से ये मुद्दा तूल पकड़ गया। और दूसरी बात यह है कि जब ये नई आबकारी नीति बनाई तो एक कानूनी पहले ये था कि इसको लागू करने से पहले उपराज्यपाल की मंजूरी चाहिए थी, वो भी नहीं ली गई। इसलिए जब विरोध ज़्यादा हुआ तो इन्होंने वापस भी ले ली दिल्ली सरकार ने। अब ये है कि जो राजस्व बढ़ने के बजाय जो निजी कंपनियां थी उनके रेवेन्यू बढ़ गया, सरकार का काम हो गया। उसी जो मनीष सिसोदिया जी, संजय जी और उससे पहले और उनके जो कार्यकर्ता हैं, अब जहाँ तक केजरीवाल जी की बात है तो ये जो चिट्ठी उन्होंने सम्मन के विरोध में चिट्ठी भी लिखी ईडी को कि स्थिति स्पष्ट करें कि किस रूप में मुझे बुलाया जा रहा है, ये उनका अधिकार क्षेत्र है, वो लिख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक विरोध की बात है, ये मैं समझता हूँ कि कानून से ऊपर तो कोई नहीं। जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो भी ईडी के सामने पेश हुए, उनके विरुद्ध भी केस बने थे, वो भी पेश हुए और भी जो है वो पेश होते हैं। तो ये कानून की लड़ाई तो कानून से ही लड़ी जाएगी, न्यायालय में जाएंगे, ये भी अपनी बात रहे। जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है, मैं समझता हूँ इस समय गिरफ्तार करना पार्टी के हित में होगा, आम आदमी पार्टी को लाभ मिलेगा। पर गिरफ्तारी करेंगे क्यों? ये जिस तरह जो 5 विधानसभा राज्य के चुनाव है, इस समय गिरफ्तारी होती है तो आम आदमी पार्टी को राजनीतिक लाभ मिलेगा। ये तो यही है कि कानून की लड़ाई है, कानून से लड़े। जो केजरीवाल जी कह रहे हैं, जब भाई अभी ईडी ने कोई ऐसी बात तो घोषणा नहीं कि आप आओगे तो हमें पकड़ लेना, अब पकड़ेंगे किसी कानून के साथ, वो उसको चुनौती दी जा सकती है। और जो बात केजरीवाल जी कह रहे हैं वो पॉलिटिकल एंगल से उनको सूट करती है, उसकी वो भूमिका बना रही है। इसलिए कोई पार्टी को मेरे हिसाब से इतना झटका अभी नहीं लगने वाला। ये पॉलिटिकल गेन ही करेंगे अगर कोई ऐसा सरकार करता है, मेरी ये मानना है। चलिए अगली खबर की बात करते हैं, पंजाब पर आते हैं। पंजाब में कुछ मुद्दों को लेकर सियासत बहुत गरमाई हुई थी। एसवाईएल का जो मुद्दा था, पानियों की जो सियासत है, उस पर सियासत बहुत हो रही थी। इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से एक ओपन डिबेट लुधियाना में बुलाई गई थी, पर उस ओपन डिबेट का पूरे विपक्ष ने बायकॉट कर दिया। हुआ ये कि ओपन डिबेट वाले दिन मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सिर्फ वहां मौजूद कुछ लोगों की उपस्थिति में अपनी बात कह दी। क्या लगता है, विपक्ष ने जो बॉयकॉट किया उससे संवाद का जो मौका मिला था, लोगों के सामने जो बात रखने का मौका मिला था, उसे गवा दिया, या फिर मुख्यमंत्री भगवंत मान ये साबित करने में सफल रहे कि हाँ, आम आदमी पार्टी पंजाब का भला चाहती है और जो विपक्ष है वो सिर्फ इन मामलों को लेकर सियासत ही करता आया है? मैं इसको दो पहलू है इसके। सरकार के पक्ष से भगवंत मान जी की तरफ से देखें तो ये सफल रहे। विपक्ष के जो आप कह रहे हैं कि उनको एक मौका मिला था, मौके और भी आएंगे, मौका ये अंतिम मौका नहीं था। मेरा इसको देखे ना, ये जो बहस का, खुली बहस का मुद्दा आया क्यों आया? इसलिए कि जो विपक्षी दल है, चाहे अकाली, कांग्रेस, भाजपा या वामपंथी भी बीच में थोड़ी सी सरकार में रहे, ये सब जब सत्ता में थे तो ये मुद्दे तब भी थे, पर इन्होंने भगवंत मान सरकार और पार्टी, आम आदमी पार्टी को निशाना रख के मुद्दे को उठाया। जबकि स्थिति ये थी कि जो अतीत में जो कुछ भी हुआ उसमें ना तो आम आदमी पार्टी की भूमिका, ना भगवंत मान सरकार की इसमें भूमिका थी।
तो अब खुली बहस के माध्यम से ही मुख्यमंत्री मान अपनी बात स्पष्ट कर सकते थे, अपनी पार्टी को बचा सकते थे, अपनी सरकार की स्थिति को। वो अच्छा, दूसरा उनको मैं समझता हूँ कि एक अच्छा वक्ता होने के नाते उनको भी पता था कि मैं अपनी बात कह सकता हूँ। सरकार के पास सारे तथ्य भी थे, तो उसके भी उन्होंने एक लाभ वाली स्थिति में थे, तो उन्होंने अपनी बात बेशक अकेले में रखी, लेकिन जिस ढंग से रखी वो लोगों ने पसंद करी, एक बात मान के चले। अब रह कि विपक्ष का ना आना, तो विपक्ष का ना आना मैं कोई उनका कोई अवसर खो देने वाली बात नहीं मानता, क्योंकि कारण ये है कि जो बातें जैसे मुख्यमंत्री मान सुनील जाखड़ जी के फादर का नाम लिया, सुखबीर बादल जी के फादर का नाम लिया, या उनके व्यक्ति निजी नाम लिया, अगर स्टेज पे ये बातें आती तो वो आपस में जो मतभेद था वो मनभेद में बदल जाना था और सिचुएशन खराब हो सकती थी, उत्तेजनाएं बढ़ सकती थी, कांग्रेस के बीच भी होते, अकाली दल भी होते, भाजपा भी तो सार्वजनिक मंच पर एक फिर जब भावनाएं भड़कती हैं तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये मुद्दा मैं समझता कि उनके ये कोई अंतिम मुद्दा मौका नहीं था विपक्ष के लिए, और भी मौके आएंगे। और ये जितनी जो है जल विवाद और नहर निर्माण का, देखिए जो पूरे गांव जहाँ पे शुरू हुई थी उसके सरपंच का भी आया, उसकी मांग आई है कि हमें नहर निर्माण बनाना चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमारे पड़ोस के वालों को भी पानी चाहिए। आप राजनीतिक लोग जो है हरियाणा और पंजाब के लोगों में भेदभाव ना पैदा करो, ना द्वेष करो। अब ये एक सच्चाई है, क्योंकि राजनीति तो हो ही रही है यहाँ पे इस मुद्दे को लेकर। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि खुली बहस होगी, मान सरकार ने अपनी बात कह ली, लोगों ने सुन भी ली, अच्छा उस जिस ढंग से कही गई वो होगी, पर दूसरे दिन अगले दिन विपक्षी दलों ने अपनी बात कह दी, जो आरोप मान सरकार पर भी लगे कि ये गलत तथ्य हैं ये सारे। अब मुद्दा यह है कि इस बात को आगे संवाद चले तो कैसे चले, जब जैसे तो इसका या तो है कि सर्वदलीय एक बैठक बुलाई जाए, दूसरा कि विधानसभा का एक सत्र, विशेष सत्र इसीलिए बुलाया जाए, सब हर कोई राजनीतिक दल अपना नेता अपनी अपनी बात भी कह ले और बात का कोई हल है। अब ये बात सरकार पक्ष और विपक्ष दोनों को समझनी पड़ेगी कि ये न्यायालय में पंजाब 20 साल पहले अपना मुकदमा हार चुकी है और सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया हुआ है सरकार को कि उसके पुराने देश को उसके एक्शन ले, और आगे 20 साल से ये मामला लटकता रहा है। तो अब ये जो फैसला व्यवहारिक होकर करना पड़ेगा आपको, तो इसके लिए ये मुद्दा संवेदनशील भी है, गंभीर भी है, तो इसको खुली बहस एक मौका था, हो गया, अपनी अपनी सबने बात कह ली, तो दोबारा इसको बैठ के इसकी गंभीरता से इसकी मुद्दे की गंभीरता को समझे और अपनी जिम्मेवारी को भी समझे, क्योंकि ये प्रदेश का हित भी है, देश का हित भी इसमें है। अगर इसी तरह विवाद बना रहा, आप इतने साल हो गए, 4-5 दशक हो गए, 80 के शुरू हुआ चला, कहीं तो खत्म होगा ना। तो अब समय है कि समय की मांग यह है कि इसको गंभीरता को लेके समाप्त किया जाए, इसको और आगे ना लटकाया जाए, और उसके लिए यही है कि या तो सर्वदलीय बैठक बुलाएं या विधानसभा का सत्र बुलाएं, और फिर उसके बाद एक मत होकर न्यायालय में अपनी बात रखें, हरियाणा से बात, पंजाब का पक्ष रखो, हरियाणा से बात करके उसका चलिए अगले एक मुद्दे की बात करते हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने का जो मामला है वो गरमाया हुआ है। दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को ये निर्देश दिया है कि चुनावों के दौरान जो सियासी दलों को चंदा मिलता है उसका आंकड़ा अदालत के सामने उपलब्ध कराया जाए। तो दोनों मामलों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक महिला सांसद का जो आचार संहिता के अध्यक्ष सोनकर जी पर जो आरोप लगाए गए वो अपने आप में भी गंभीर है। जो महुआ जी पे लगे पैसा लेकर वो भी गंभीर है, और मैं ये समझता हूँ कि जब महिला एक बात कहती है तो उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए, और वो भी एक सांसद। बिल्कुल। और जो उन्होंने कहा है कि आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की गई, आपत्तिजनक प्रश्न भी किए गए, तो अब सोनकर जी का था कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया, वो रोष में आ गई। चलो, अब इस स्थिति में बचाव यही है कि अब महुआ मोइत्रा जी इस बात को मान गए कि मेरे निजी प्रश्न ना किए तो मैं आचार संहिता के सामने पेश होने को तैयार हूँ।
तो ये मैं समझता हूँ सांसद हैं, बहुत जिम्मेवार जगह पे बैठे हैं, और एक महिला की जो निजता और उसका सम्मान करते हुए इस बात को बिल्कुल। यहीं पे हो जाए, तो ये समझता हूँ कि इज्जत वाली बात रहेगी दोनों के लिए। अच्छा, दिल्ली की बात करते हैं जो हाँ, बॉन्ड की जो है वो देखिए, ये 2018 में मोदी सरकार ने शुरू किए थे चुनावी बॉन्ड, और उस समय तर्क ये दिया था सरकार ने कि चुनावी चंदे को लेकर जो पारदर्शिता आएगी इससे, और सारा जो 2 नंबर का पैसा जो ब्लैक मनी में से कम होती जाएगी और लोगों को पता चलेगा। अब समस्या ये आई है कि जो कंपनियों के पैसे हैं, अब उच्चतम न्यायालय में जो सरकार का जवाब गया उसमें ये कहा गया कि आम आदमी को जानने का अधिकार नहीं है कि पैसा कहाँ से है। बिल्कुल तो ये पहले जो बात कही गई उससे बिल्कुल विपरीत उल्टी है। ये उल्टी बात होगी। तो मैं जो याचिकाएं लगी हुई हैं उनका प्रश्न ये है कि कंपनियों से जो पैसा लिया जाता है, कंपनियां कौन सी हैं, उनके बैकग्राउंड क्या है, कोई विदेशी कंपनी के आगे कोई लोकल कंपनी बाहर से पैसा, लोकल उसका कोई एजेंट कंपनी बैठी है, उसके पास अपना पैसा नहीं है, बाहर से ले रही है, उसका प्रॉफिट है या नहीं है। अब 1 रुपये प्रॉफिट का मतलब 1 रुपये भी प्रॉफिट है, 1 लाख भी प्रॉफिट है। तो 1 रुपये वाली प्रॉफिट वाली कंपनी पीछे से लेके दे रही है। सरकार का ये कहना है कि बैंक और चुनाव आयोग दोनों को पता है कंपनियों की विवरण क्या है, तो सार्वजनिक करने की क्या जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में आम आदमी को ये अधिकार है, और विशेष रूप से जो चुनाव लड़ते दल है उनकी जो जिम्मेवारी बनती है कि आम आदमी का विश्वास वो जीते, और पारदर्शिता होनी चाहिए। ये बॉन्ड का उच्चतम न्यायालय ने तो आदेश ही दे दिया चुनाव आयोग को कि 30 नवंबर 2023 तक जितने चंदे राजनीतिक दलों को मिले हैं उसका डिटेल हमें दे, बंद लिफाफे में दे देंगे। और देने अब नगद की जो है लेन देन वो बंद हो, कम हो, और बाय बैंक और चेक जाए, ये मुद्दा बीच में तो है। और उसके साथ साथ ब्लैक मनी ना जाए कंपनियों के थ्रू, व्हाइट से ब्लैक का खेल ना चले दोबारा, और फर्जीवाड़ा ना हो। फर्जीवाड़ा ना हो, उसको रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय ने सरकार को भी कहा, चुनाव आयोग को भी कहा कि अपने व्यू पॉइंट दें, उस पर हम विचार करेंगे। तो ये मुद्दा एक स्थिति पे पहुंचा है कि इसका अंतिम जो निर्णय है आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग को जब 30 नवंबर तक देने के 2 हफ्ते का शायद उन्होंने टाइम दिया कि 2 हफ्ते में दो, तो उसके बाद चल जाएगा। चलिए अगली खबर की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं। जो प्रदूषण का स्तर है वो काफी गंभीर स्तर को पार कर गया है। इतनी गंभीरता को पार कर गया है कि सरकार ने वहां पर स्कूलों के भी 2 दिन की छुट्टी कर दी है। जो गैर जरूरी काम थे उनका निर्माण रोक दिया गया है। डीजल ट्रकों का जो प्रवेश था शहर में वो रोक दिया गया है। तो ये प्रदूषण का जो सिलसिला है और जो मामला है ये नया नहीं है, पहली बार ऐसा नहीं हुई है। लगभग हर साल ही ये मामला सामने आता है और स्कूलों की छुट्टी कर दी जाती है ताकि किसी तरह की कोई नुकसान ना हो। पर बात यह है कि सिर्फ बातें होती हैं और सियासत होती है, इस पर नकेल आखिर कब लगेगी, इसे गंभीरता से कब लिया जाए? मैं इस बात पे ये कहता हूँ, सबसे पहले बात तो मैं जो एक सनातन हिंदू के नाते कहता हूँ कि सबसे पहले ये दिवाली पे बहुत गुस्सा करते हैं पर्यावरण। दिवाली तो अभी 12 दिन बाद आ रही है, तो दिवाली से पहले पटाखों को दूसरे ये बड़ा शोर में जाते हैं कि कितने, जबकि थ्रू दुनिया में टाइम लिमिटेड कर दिया गया है, वो कर दिया, वो एक भावना, चलो टाइम लिमिट एक, पर उस पे जो नुक्ताचीनी करते हैं हमारे पर्व पे, उनको आज पता करना चाहिए भी पर्व अभी बड़ी दूर है। तो आपकी स्थिति दिल्ली की ये है कि 500 के पार आपके हो गए, और आप उस चीज पे जो विरोध चलता है उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने गरेबान में देखें भी किस चीज पे खड़े हैं। अब मुद्दे पे आता है, देखिए दिल्ली अभी पंजाब और हरियाणा में 25% के करीब अभी धान की फसल कटनी है। इसका मतलब पराली तो अभी जलनी है। अभी ये कोई बंद तो होनी नहीं। अच्छा, दिल्ली में अपने आप में जो पुराने 3 व्हीलर है, गाड़ियाँ हैं, एयर कंडीशनर है, और इसके साथ जो भट्टे, ईंटों के भट्टे हैं और निर्माण कार्य हैं, रोड़ी कूटना, ये सारा कुछ, ये सारा इतना ज़्यादा है कि उस अपने आप में उसमें बहुत ज़्यादा प्रदूषण कारण बने हुए हैं। सरकार ने कुछ अपने लेवल पे डिसीजन ली है, ऑड इवन गाड़ियों के नंबर किए हैं, निर्माण कार्य को रोका, भट्टों को रोका, पर ये सारे टेम्परेरी है। असल तो है कि आपको जो एक तो पराली के इस्तेमाल का जो पहले बात हुई कि केंद्र सरकार भी प्रदेश सरकार भी अपने अपने स्तर पर किसानों को जो सब्सिडी देनी वो, प्लस उसका इस्तेमाल कैसे होना है,
जो इथेनॉल में आना है या दूसरा उसमें बनना है फ्यूल में, तो उसके कैसे जल्दी आए ताकि किसान को राहत मिल सके। जुर्माना हल नहीं है, जुर्माना तो चलो एक टेम्परेरी है, तो 10 दिन लगाया ना लगाया तो वो नहीं हल, उसके एक जागरूकता। दूसरी जो दिल्ली जहाँ तक लगा, दिल्ली की इतनी बड़ी समस्या है, उसमें ऑक्सीजन प्लांट लगने चाहिए। चाइना में इतने बड़े शहर थे, उनके बहुत ज़्यादा प्रदूषण के चक्कर था, उन्होंने अपने 4-5 प्लांट लगा के उस शहर की सारी स्वच्छता हवा को दिल्ली को भी आज सरकार को सोचना पड़ेगा कि आपको 4-5 बड़े प्लांट डिफरेंट जगह पे जहाँ पे ज़्यादा प्रदूषण का दौर है वो प्लांट लगे, स्थायी काम हो। टेम्परेरी काम पानी छिड़काव कर दिया, वो कर दिया, या बरसात में देखे, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। एक मुझे याद है कि बहुत पुराने एक समय में ये आम प्रदेश का चलता था, पंजाब हरियाणा में जब बिजली का कट चलता था तो वो कहते थे जुलाई में बिजली अगले महीने बिल्कुल 24 घंटे बिजली मिलेगी। तो मैं इसी एक सरकारी दफ्तर में सीनियर अधिकारी के पास बैठा था, मैं कहा अभी तो कट लगना है सर, कहता अगले महीने में तो बारिशें शुरू हो जानी है, बारिशें शुरू हुई तो हमारे कट खत्म हो जाएंगे। तो ये अभी भी राम भरोसे वाला काम है, भी बारिशें आएंगी तो प्रदूषण पे 2 दिन पड़ गई तो कम हो जाए, नहीं, एक स्थायी और परमानेंट जो चीज़ है प्लांट लगे, और जो एयर कंडीशनर और लोगों को भी जागरूक करके बिजली और एयर कंडीशनर इन दिनों में अगर 4 चलाते हैं तो एक जगह चलाएं, 3 बंद रखें। इसी तरह लाइट का है, ये सारी चीज़ें एक हर आदमी को अपना योगदान डालना पड़ेगा। सरकार पर छोड़कर आप कह जाएंगे सरकार ये कर दे, वो भी नहीं है। आदमी अपने घर से आंगन से शुरू करे कि मैंने इस तरह एयर कंडीशन कम करना है, गाड़ी कम चलानी है, जहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा सकते हैं तो उस पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भूमिका बहुत ज़्यादा हो सकती है अगर अच्छी की जाए और वो स्तर बढ़ाया जाए दिल्ली में। तो ये सारी चीज़ें मिलकर ही इस प्रदूषण में केवल सरकार की जिम्मे लेके नहीं का बात बनी, हमें खुद जिम्मेवार होना पड़ेगा, हर आदमी को अपने आप को सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। तो अगले हफ्ते कुछ और सियासी मुद्दों के साथ होगी मुलाकात, तब तक देखते रहिए उत्तम हिंदू टीवी। धन्यवाद।